नमस्कार साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की हमारी इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी अध्याय चैप्टर 15 को समझने वाले हैं। देखिए, ये वो चैप्टर है जो किसी भी क्रिमिनल केस की बिल्कुल पहली सीढ़ी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कोई मामला अदालत के दरवाजे तक पहुंचता कैसे है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोर्ट में कोई केस शुरू कैसे होता है। वो कौन सी चाबी है जो पूरी की पूरी कानूनी मशीनरी को स्टार्ट कर देती है। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम इन 6 पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे। हम पहले सामान्य नियम से शुरुआत करेंगे और फिर उन खास हालातों पर जाएंगे जहां कुछ अलग शर्तें लागू होती हैं। ये हमारा आज का रोड मैप है। तो पहला सेक्शन है न्यायिक कार्यवाही की शुरुआत। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और इस कहानी का जो पहला शब्द है उसे कानूनी भाषा में कहते हैं संज्ञान लेना, या अंग्रेजी में कॉग्निजेंस लेना। तो ये संज्ञान आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये वो पल है जब कोई कोर्ट किसी अपराध पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है और तय करता है कि हाँ, इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है। आप इसे कोर्ट की तरफ से मिलने वाली एक तरह की हरी झंडी समझ सकते हैं। इसी के बाद केस आगे बढ़ता है। अब अगला सवाल, संज्ञान ले कौन सकता है? ये पावर किसके पास है? इसका जवाब हमें मिलता है बीएनएसएस की धारा 210 में, जो साफ साफ मजिस्ट्रेट की शक्तियों के बारे में बताती है। धारा 210 के हिसाब से एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास संज्ञान लेने के 3 रास्ते होते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति सीधे कोर्ट में शिकायत, जिसे परिवाद कहते हैं, लेकर आता है। दूसरा, जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके रिपोर्ट यानी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है। और तीसरा रास्ता बड़ा दिलचस्प है, जब मजिस्ट्रेट को अपनी निजी जानकारी से या किसी और सोर्स से किसी अपराध के होने का पता चलता है, तब भी वो संज्ञान ले सकते हैं। इन 3 तरीकों के अलावा कुछ और जरूरी बातें भी हैं, जैसे कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी सीजेएम चाहें तो किसी सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट को भी संज्ञान लेने की पावर दे सकते हैं। दूसरी बात, सेशंस कोर्ट सीधे किसी मामले का संज्ञान नहीं लेता। मामला हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट से ही उनके पास जाता है। और एक बहुत जरूरी अधिकार अभियुक्त को दिया गया है। अगर मैजिस्ट्रेट ने अपनी पर्सनल जानकारी पर संज्ञान लिया है तो अभियुक्त कह सकता है कि मेरा केस किसी और जज को ट्रांसफर कर दो। ये निष्पक्षता के लिए एक बहुत जरूरी प्रावधान है। चलिए अब आते हैं कुछ खास मामलों पर। ये वो मामले हैं जहां कानून का सामान्य नियम लागू नहीं होता। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इन मामलों में अदालत के गेट पर एक एक्स्ट्रा ताला लगा है, जिसे खोलने के लिए एक खास चाबी यानी मंजूरी की जरूरत पड़ती है। जी हां, कुछ बहुत ही सेंसिटिव मामले होते हैं जहां कानून कहता है रुको, अदालत सीधे सीधे कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती। कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, किसी को बेवजह परेशान ना किया जाए, इसके लिए सरकार से एक औपचारिक मंजूरी या जिसे सैंक्शन कहते हैं, उसकी जरूरत होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है, खासकर आप सबके लिए। कानून ये मानता है कि जो लोग पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें झूठे केसों से बचाया जाना चाहिए। इसीलिए राज्य और पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ अपराधों के लिए कुछ खास शर्तें रखी गई हैं, जो हमें धारा 215, 217 और 218 में मिलती हैं। इस टेबल से सब कुछ साफ हो जाता है। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऑफिशियल ऑर्डर की अवमानना हुई है तो कोर्ट तभी एक्शन लेगा जब वो पब्लिक सर्वेंट खुद लिखित में शिकायत करे। इसी तरह देश के खिलाफ अपराधों जैसे देशद्रोह के लिए केंद्र या राज्य सरकार की पहले से मंजूरी लेना अनिवार्य है। और सबसे अहम, धारा 218, अगर किसी जज या पब्लिक सर्वेंट पर उनकी ड्यूटी के दौरान कोई अपराध करने का आरोप है तो सरकार की मंजूरी के बिना कोर्ट केस शुरू ही नहीं कर सकता। और यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही गई है। धारा 218 में लिखा है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी के लिए सरकार के पास अर्जी दी गई और सरकार ने 120 दिनों के अंदर कोई जवाब नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि मंजूरी मिल गई है। इसे डीम्ड सैंक्शन कहते हैं। ये इसलिए है ताकि फाइलें अटकी ना रहें और न्याय में देरी ना हो। अब बात करते हैं उन अपराधों की जो बहुत ही पर्सनल नेचर के होते हैं, जैसे शादी ब्याह से जुड़े मामले या मानहानि। इन मामलों में कानून कहता है कि केस शुरू करने का हक सिर्फ उसी व्यक्ति को है जिसके साथ गलत हुआ है, यानी जो पीड़ित है। जैसे धारा 219 में जो विवाह के खिलाफ अपराध हैं, उनमें सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन यानी पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत कर सकता है। लेकिन कानून प्रैक्टिकल भी है। अगर पीड़ित नाबालिग है
या मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो कोर्ट की इजाज़त से कोई और भी उसकी तरफ से शिकायत कर सकता है, जैसे उसके माता-पिता या भाई-बहन। मानहानि यानी डिफेमेशन का मामला तो और भी खास है। अगर किसी आम इंसान की मानहानि होती है तो वह सीधे मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर मानहानि राष्ट्रपति, गवर्नर या किसी मंत्री की उनकी ऑफिशियल ड्यूटी के संबंध में होती है तो एक स्पेशल प्रोसीजर है। इसमें सरकार की मंजूरी लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीधे सेशंस कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। इसका मकसद मामले को जल्दी और एक ऊंची अदालत में निपटाना होता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। एक बार फटाफट देख लेते हैं कि इस चैप्टर के वो कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं। तो कुल मिलाकर अध्याय 15 का सार यही है कि ये एक बैलेंस बनाता है। एक तरफ ये न्याय का रास्ता खोलता है तो दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करता है कि कानून का गलत इस्तेमाल न हो, खासकर उन मामलों में जो राज्य या लोक सेवकों से जुड़े हैं। ये एक तरह का सेफ्टी वाल्व है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं, इस पर जरूर सोचिएगा। ये जो सरकारी मंजूरी का प्रावधान है, इसका असली मकसद क्या है? क्या ये सच में निर्दोषों को बचाने का एक तरीका है, या फिर ये सरकार के हाथ में एक ऐसा टूल है जिससे वो न्याय की प्रक्रिया को कंट्रोल कर सकती है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक अच्छे वकील को दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए। अगली बार मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए।